तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.8 लेक्चर नंबर 2 की। और सबसे पहला सवाल हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले का जो सवाल है वो हम लेक्चर 1 में कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपने उसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। साथ ही साथ आपने लेक्चर 1 में ये भी समझ लिया होगा कि रोली थ्योरम क्या होती है, कौन कौन सी कंडीशंस उसके लिए सेटिस्फाई करनी पड़ती है। फिलहाल हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है एग्जामिन इफ रोली थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। नीचे सवाल में 3 फंक्शंस दिए गए हैं। ये पहला फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो इन सभी फंक्शन में हमें ये चेक करना है कि रोली थ्योरम एप्लीकेबल है या फिर नहीं है। तो इन फंक्शंस के अंदर रोली थ्योरम एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, उसके लिए हमें रोली थ्योरम की जो कंडीशंस हैं वो पता होनी चाहिए। तो रोली थ्योरम किसी भी फंक्शन में तभी एप्लीकेबल होती है जब वो दिए गए इंटरवल में कंटिन्यूस होता है और डिफरेंशिएबल होता है, और इसके अलावा एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होता है। ठीक है, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं किसी भी फंक्शन में, तो उसमें रोली थ्योरम क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। और आपको ये भी याद होगा कि कंटिन्यूस जो है वो इसमें होना चाहिए, इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं, और डिफरेंशिएबल किस में होना चाहिए, ओपन इंटरवल में। ठीक है, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में फ़र्क क्या होता है। क्लोज इंटरवल में ए और बी को इंक्लूड किया जाता है, ओपन इंटरवल में ए और बी को इंक्लूड नहीं किया जा सकता। हमारे सवाल में फिलहाल ए और बी का काम कर रहे हैं 5 और 9। आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी फंक्शन में रोली थ्योरम तभी एप्लीकेबल होगी जब वो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देगा। मतलब कि कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी होना चाहिए। फिलहाल ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं अपने सामने लिखा हुआ, या तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, या फिर ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को। दोनों में से किसी भी एक को ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं इस फंक्शन के बारे में कि ये फंक्शन ना तो कंटिन्यूस होता इंटीग्रल पॉइंट्स पर, और ना ही ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होता। इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 5.1 में, और इसके अलावा 5.2 में। 5.1 में हमने इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस की थी, और 5.2 में डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस की थी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, या फिर मैं तुम्हें दिखाने के बजाय ना प्रूव करके ही दिखा देता हूँ कि ये जो फंक्शन है ना तो ये दिए गए इंटरवल में कंटिन्यूस होगा, और ना ही ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। मैं करके दिखा देता हूँ। इस फंक्शन के लिए ज़रूरी नहीं होता कि कोई इंटरवल ही दिया जाए, क्योंकि हम इस फंक्शन को अच्छी तरह जानते हैं कि ये किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पर कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता, और ना ही ये डिफरेंशिएबल होता। तो कंटिन्यूटी के लिए तो LHL RHL निकालना पड़ेगा, और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए LHD और RHD निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये सवाल हमारा 4 नंबर का आता है तो पहले तो हम प्रूव करके दिखाएंगे कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है, फिर दिखाएंगे कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, फिर ये दिखाएंगे तीसरी वाली जो कंडीशन है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है या फिर नहीं है। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो रोली थ्योरम इस फंक्शन में एप्लीकेबल नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करता हूँ। तो मैंने तुम्हारा टाइम बचाने के लिए ये चीज़ें बड़ी जल्दी से कर दी हैं। एक बार एक नज़र डाल लीजिए इस पर। हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर नहीं है, क्योंकि रोली थ्योरम के लिए पहले तो कंटिन्यूस होना चाहिए, उसके बाद डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और उसके बाद एफ ए इजिकल टू एफ बी होना चाहिए। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमने एक कॉन्स्टेंट ले लिया एक्स इजिकल टू सी, और सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, हमने LHL RHL इसके निकाले, और निकालने के बाद पता चला कि LHL जो है वो C-1 आ रहा है, और RHL क्या आ रहा है, C आ रहा है। यहाँ पर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपना काम करेगा। अगर ये C-H है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वजह से हम इसको क्या लिख देंगे, C-1 लिख देंगे। इसी तरह से अगर इधर C+H है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वजह से हम उसको क्या लिख देंगे, C लिख देंगे। ये चीज़ आपने देखी थी एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 19 में। आप उसको दोबारा से देख लीजिएगा, यूट्यूब पर अवेलेबल होगा हमेशा, तो आपको दोबारा से वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हमने देखा कि LHL RHL के इक्वल नहीं आ रहा, तो यहाँ पे लिख देते हैं LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो LHL RHL इक्वल नहीं हुए तो ये जो फंक्शन है ये इंटीग्रल पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं होगा, हमने लिख दिया। ठीक है, इंटीग्रल पॉइंट से मतलब होता है इस तरह के पॉइंट जैसे 5, 9, और बीच में और भी पॉइंट हो सकते हैं जैसे कि 5 और 9 के बीच में क्या आएगा, 6, 7, उन पॉइंट्स पर
ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर भी दिया है, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट्स, सो वी कैन से दैट एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट 5,9। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे अच्छी तरह से। और यहाँ पर मैं C बिलोंग्स टू R के बजाय अगर C बिलोंग्स टू Z लिखूंगा, Z फॉर इंटीजर, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इंटीग्रल पॉइंट्स की तरह से ही हम इसको ट्रीट कर रहे हैं C को। तो कंटिन्यूटी तो चेक हो गई कि कंटिन्यूअस तो ये फंक्शन है नहीं। तो अगर रोली थ्योरम की एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम कहते हैं कि रोली थ्योरम उसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, बाकी कंडीशंस को भी इसमें चेक करेंगे। ठीक है, अगले पेज पर मैंने आपको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो भी चेक करके दिखा दी है। वैसे तो हम पहले से ही जानते हैं कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है डिफरेंशिएबल नहीं होता, एक्सरसाइज 5.2 के आखिरी सवाल में हमने सीखा था, लेकिन मैंने दोबारा से कर दिया है और मैंने ये रेडीमेड इसलिए करके रख रखा है क्योंकि ये चीज़ें आप पहले से ही जानते हैं, इनको दोबारा से करके दिखाने की ज़रूरत नहीं। फिर भी एक नज़र डाल लेते हैं। एक पॉइंट हमने लिया, एक कांस्टेंट पॉइंट C बिलोंग्स टू R, रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो हमने LHD निकाला और RHD निकाला। LHD RHD के वही फार्मूले आपको मैंने जो सिखाए थे वो मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। उसके बाद FC माइनस H की जगह ये रख दिया जाएगा, अपना जो फंक्शन था, हमारा फंक्शन fx इजिकल टू ये था। ठीक है, तो अगर यहाँ C माइनस H है तो इधर भी क्या आ जाएगा, C माइनस H आ जाएगा, वो रख दिया है। और अगर यहाँ C है तो वहाँ भी C आ जाएगा, तो FC के लिए क्या रखा जाएगा, C रखा जाएगा। फिर हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के मामले में अगर किसी कांस्टेंट में से कोई स्मॉल वैल्यू माइनस करते हैं तो उसका सीधा मतलब यह है कि उसमें से क्या माइनस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। और अगर किसी कांस्टेंट में कोई स्मॉल वैल्यू प्लस करते हैं तो उसका मतलब उसमें कुछ भी प्लस नहीं होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में हम ये चीज़ जानते हैं। ब्रैकेट ओपन हुआ, C से C कट गया, इधर आया 1/h बचकर, वहाँ पे C में से C गया तो 0/h आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, बहुत से बच्चे यहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं तो कहते हैं कि 0/0 फॉर्म हो गई, अनडिफाइंड फॉर्म हो गई, अब हम क्या करें, वो ऐसा बोलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको h की जगह 0 नहीं रखना, पहले आप 0 को h से डिवाइड करेंगे, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, किसी भी रियल नंबर से, तो हमेशा क्या आता है, 0 आता है, और उसके बाद आप लिमिट रख सकते हैं। अब 0 में आप लिमिट रखेंगे कैसे, ठीक है, तो आपको 0 को पहले इससे डिवाइड करना है और उसके बाद लिमिट रखने के बारे में सोचना है। तो जब आप डिवाइड कर देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा और उसके बाद आप सोच ही नहीं सकते लिमिट रखने के बारे में। तो आपको ये इसी तरीके से करना होगा, 0 को h से डिवाइड करके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और लिमिट रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर की तरफ लेकिन लिमिट रखनी पड़ेगी, तो जब h की जगह हमने 0 रखा तो ये कितना आ गया, अनडिफाइंड। अब हम देख रहे हैं कि LHD अनडिफाइंड है और RHD कितना है, 0 है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये किसी कांस्टेंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हमारे सवाल में जो दो कांस्टेंट दे रखे हैं 5 और 9, उनके बीच के किसी भी कांस्टेंट के ऊपर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। तो हमने ये दिखा दिया कि हमारा जो फंक्शन है ना तो वो कंटिन्यूअस है और ना ही डिफरेंशिएबल है। अब ये देखते हैं कि रोली थ्योरम की जो तीसरी कंडीशन है वो इसमें एप्लीकेबल हो पा रही है, मतलब वो लग पा रही है कि नहीं। तीसरी कंडीशन क्या है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये इसमें लग पा रही है कि नहीं, अगले पेज पर। तो अगले पेज पर हम ये चेक करने जा रहे हैं कि एफ ए जो है वो एफ बी के इक्वल आएगा या फिर नहीं आएगा। तो हमारा जो फंक्शन है वो इस तरीके से है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इसके बाद अभी हम एफ ए अगर निकालें, इंटरवल जो दे रखा था वो 5,9 था, तो इस पर हम क्या करेंगे, F5 निकालेंगे। हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हो चाहे स्मॉलेस्ट इंटीजर हो, अगर आपने इसमें 5 रख दिया तो आंसर आपको 5 ही मिलेगा। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर 9 रख देते हैं तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो क्या आपको नज़र आता है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। देखो एफ ए की वैल्यू 5 है, एफ बी की वैल्यू 9 है, तो एफ ए जो है वो एफ बी के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने देखा कि हमारा जो फंक्शन था ना तो वो कंटिन्यूस था, ना वो डिफरेंशिएबल था, और ना ही उसमें एफ ए इजिकल टू एफ बी था। तो रोली थ्योरम की कोई भी कंडीशन उसमें सेटिस्फाई नहीं हो पाई, तो इसलिए हम कह सकते हैं रोली थ्योरम इस फंक्शन में एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने एंड में लिख दिया है कि इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट एफ डज नॉट सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ द रोली थ्योरम, हैंस रोली थ्योरम is not applicable for fx is equal to this and x belongs to this।
तो ये जो आपने सवाल देखा है ये इसका 4 नंबर वाला वर्जन था। पहली बात तो ये सवाल ना तो एग्ज़ाम में आज तक आया और ना ही आगे आने की इसकी उम्मीद है। एग्ज़ाम में जो सवाल आते हैं वो थोड़े अलग टाइप के होते हैं, उनमें रोली थ्योरम को वेरीफाई करना होता है। ऐसा कभी नहीं पूछा गया कि बताओ इसमें एप्लीकेबल है या नहीं है। तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं पूरे क्वेश्चन को, और फिर हम इसका 1 नंबर वाला जो वर्जन है वो देखेंगे। 1 नंबर वाला ज़रूर आ सकता है, ठीक है। तो अभी 4 नंबर वाले वर्जन को पूरे को रिवाइज करते हैं, पूरे फोकस से, ध्यान से, इसी तरह से देखते रहिए। तो सवाल ये था कि एग्जामिन इफ द रोली थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पता लगाना था कि रोली थ्योरम एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी। आगे और भी बहुत कुछ लिखा है, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ द रोली थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जाम्पल। इसे तो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हमें ये बताना था कि रोली थ्योरम एप्लीकेबल है या फिर नहीं है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ ए इजिकल टू एफ बी होना चाहिए। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के हमने अपने पुराने तरीके जो सीख रखे हैं इस चैप्टर में उनको अप्लाई कर दिया। कंटिन्यूटी के लिए हमने LHL RHL निकाला और दिखा दिया कि वो इक्वल नहीं है। अब क्योंकि इक्वल नहीं है तो फंक्शन जो है वो किसी भी कांस्टेंट पर कंटिन्यूस नहीं होगा, इसलिए 5 से लेकर 9 तक किसी भी पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं आएगा। ठीक है, ये हमने बता दिया कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। और अगले पेज पर हमने ये बता दिया कि ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है। और अगले पेज पर हमने ये बताया कि एफ ए जो है वो एफ बी के इक्वल नहीं है। तो कोई भी कंडीशन रोली थ्योरम की सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए इसमें रोली थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। अब किसी बच्चे के मन में ये सवाल उठ सकता है कि क्या अगर मान लो मुझे पहले ही पता चल गया कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, मुझे पहले ही पता चल गया, तो क्या मुझे आगे का करना चाहिए? उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आगे का मैं यही सलाह दूंगा कि अगर रोली थ्योरम की एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो उस फंक्शन में रोली थ्योरम एप्लीकेबल हो ही नहीं सकती। तो अगर पहली कंडीशन में पता चल जाता है कि वो कंटिन्यूस नहीं है तो आगे का बिल्कुल भी मत करिएगा, लिख दीजिएगा कि रोली थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ये तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए किया है। क्लियर? अब इसका 1 नंबर वाला वर्जन और देख लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे पूरा जो उसका 1 नंबर वाला वर्जन है वो यहाँ पे लिख दिया है। इसमें क्या है ना, पूरा एक ही पेज के ऊपर आ जाएगा। तो इसमें जो जो चीज़ें हमने लिखी हैं वो देख लीजिए क्या है। हमने इस फंक्शन के बारे में लिखा कि इट इज़ एविडेंट दैट द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज नॉट कंटिन्यूस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट एंड नॉट डिफरेंशिएबल इन द गिवन इंटरवल। हमने लिख दिया कि हम इस फंक्शन को अच्छी तरह से जानते हैं, इसके पूरे सबूत हैं हमारे पास कि ये फंक्शन ना तो कंटिन्यूस होता और ना ही ये डिफरेंशिएबल होता। आप इसे पीछे देख भी चुके हैं। तो 1 नंबर के लिए क्या होता है कि प्रूव करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है या वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। सिर्फ ऐसे एक लाइन आप लिखेंगे और उसके बाद इसका एफ ए और एफ बी भी निकाल देंगे ऐसे करके, फिर दिखाएंगे कि वो क्या है, अनइक्वल है। और फिर नीचे लिख देंगे कि रोली थ्योरम की जो कंडीशंस हैं वो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रही है, मतलब ये रोली थ्योरम की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो एंड में लिख देंगे कि हैंस रोली थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो जब आपके सामने 1 नंबर में ये सवाल आएगा तो आप इसे ना तो कंटिन्यूस प्रूव करके दिखाएंगे ना डिफरेंशिएबल प्रूव करके दिखाएंगे, बस केवल एक लाइन इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, और आपको इस तरह के फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो वो ना तो कंटिन्यूस होता है और ना ही वो डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, इन कांस्टेंट के ऊपर। तो इस बारे में वैसे तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कई तरह के मैंने आपको पॉइंट्स दिखा रखे हैं जिनमें लिखा रहता है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। फिर भी आप देख लीजिए ज़रा एक बार और। ये देखिए, ये RD शर्मा में जो है पेज नंबर 10.10 है, पेज 10.10। वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखे हुए हैं। सम यूजफुल रिजल्ट फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी के जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे, जैसे कि साइन फंक्शन कंटिन्यूस होता है एवरीवेयर, कॉस फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है, वो आपको कंटिन्यूटी में बताए जा चुके थे। ऐसे डिफरेंशिएबिलिटी के भी कुछ रिजल्ट होते हैं, जैसे एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ईच रियल नंबर। हर पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो आपके सामने अगर पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया तो आप आंख बंद करके सीधा लिख देंगे, क्योंकि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए ये हर रियल नंबर पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। उसे प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है अगर वो 1 नंबर में आया तो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन a की पावर x व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 इज डिफरेंशिएबल एट ईच r।
कांस्टेंट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ईच आर, लॉगरिथमिक फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डोमेन वर्ड ऐसे फंक्शंस के लिए लिखा रहता है जिनमें डिनोमिनेटर गिवन होता है। तो जो लॉग फंक्शन होता है ना, जब हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसमें डिनोमिनेटर आ जाता है, इसीलिए डोमेन शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो इसको जीरो बना सकते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ऐसे ही आगे लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डिफरेंशिएबल ऑन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन। ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप जानते होंगे, साइन कॉस टेन, और इनवर्स में क्या आता है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स। तो ये पूरा रिजल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, मैं वीडियो के एंड में इसका फोटो आपको भेज दूंगा, मतलब वीडियो के एंड में इसको लगा दूंगा ताकि आप इसकी स्टडी कर सकें। ऐसा ही एक और रिजल्ट आर.डी. शर्मा ने आगे भी दे रखा है, वो भी देख लीजिए। तो ये जो मेरे पास बुक है आर.डी. शर्मा, उसका पेज नंबर 15.2 है, वहाँ पे लिखा हुआ है अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। सेकंड में लिखा है द एक्सपोनेंशियल फंक्शन साइन एंड कोसाइन फंक्शन आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो रोली थ्योरम के जो सवाल हैं उनमें ये वाले रिजल्ट आपके ज़्यादा काम आएंगे, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों के बारे में दिया है। और जब भी हम रोली थ्योरम के सवाल करते हैं तो उसमें हमें कंटिन्यूटी भी चेक करनी होती है और डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी होती है। तो जब भी एक नंबर के सवाल आएंगे आपके सामने तो ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपके काम आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमने जो क्वेश्चन 2 था उसका पार्ट फर्स्ट दोनों तरीके से देख लिया कि 4 नंबर का आएगा तो कैसे करेंगे और 1 नंबर का आएगा तो कैसे करेंगे। 4 नंबर का आएगा तो चीज़ें प्रूव करके दिखानी पड़ेगी और 1 का आएगा तो ऐसे करके बस लिखना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप इस अच्छे सवाल को समझ गए होंगे। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, ये रहा सेकंड पार्ट इसका। तो सेकंड पार्ट में भी सेम ही है, वही फंक्शन है और बस इंटरवल चेंज है। तो वहाँ पे भी वही पूरी कहानी जो अभी पिछले पार्ट में हमने की थी वही पूरी कहानी यहाँ पे रिपीट करनी है, तो इसलिए मैंने लिख दिया डू योर सेल्फ। अब आ जाओ थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा है। आप इस फंक्शन को अच्छी तरह से जानते होंगे, इस टाइप के जितने भी फंक्शन होते हैं उन्हें पॉलिनोमियल फंक्शन कहा जाता है। मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है तो वो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है वो भी पॉलिनोमियल है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है वो भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं इनको पॉलिनोमियल फंक्शन कहा जाता है और ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं। अभी अभी मैंने आपको आर.डी. शर्मा का वो पेज भी पढ़ाया था, दोबारा से पढ़िए उसको। ये देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, द पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो ये रिजल्ट जो है ना आपके बहुत काम आएंगे, इसलिए इनको याद कर लीजिएगा, वीडियो के एंड में दूंगा मैं इनको, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इट इज एविडेंट दैट एफ बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल एंड इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1, 2। और फिर हमने f1 निकाला 0 आया, f2 निकाला 3 आया, f1 जो है वो f2 के इक्वल नहीं आया। तो रोली थ्योरम की 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही थी कि कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, लेकिन तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। तो हमने लिख दिया नीचे कि इट इज ऑब्जर्व्ड दैट f डज नॉट सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रोली थ्योरम। तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। अब 3 में से 2 सेटिस्फाई हो रही है, तीसरी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसलिए हम कहेंगे कि रोली थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। और यही सवाल अगर मान लो ज़्यादा नंबर का आ जाता है, यही सवाल 4 नंबर का आ जाता है, तो आप इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करके दिखाएंगे। कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लेंगे, उस पर LHL RHL निकालेंगे, LHD RHD निकालेंगे, और आप इस एक्सपेरिमेंट को करके ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल थर्ड पार्ट भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब आगे के जो सवाल हैं एक्सरसाइज 5.2 के, वो सब मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर बेस्ड हैं। तो इसके बाद हम समझना शुरू करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम को, ठीक है। अगले पेज पर देखते हैं। चलिए खैर, तो ये हमारे सामने लिखी है मीन वैल्यू थ्योरम, और ये हमारी बुक की थ्योरम नंबर 7 है। इसे MVT के नाम से भी जाना जाता है, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो इस थ्योरम को पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए कि मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो रोली थ्योरम का ही एक्सटेंशन है। रोली थ्योरम को जब आगे एक्सटेंड कर देते हैं तो आती है मीन वैल्यू थ्योरम। तो थ्योरम क्या कहती है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। एफ एक फंक्शन है
जो ए बी और आर के बीच बना हुआ है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, इनके बीच बना हुआ फंक्शन है और वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ये चीज़ हमने रोली थ्योरम में भी देखी थी कि जो फंक्शन हमें दे रखा है वो कंटिन्यूअस भी होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तो एफ अगर कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो उसके बाद देन देयर एग्जिस्ट सम सी बिटवीन ए बी। ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जब एफ डैश सी जो है वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के क्या होगा, इक्वल होगा। एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर ग्राफ बना के समझाने की कोशिश करूँगा और तुम भी पूरे ध्यान से देखते रहना। एफ एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। अगर वो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों हैं तो ए बी के बीच में एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा इस तरह से कि एफ डैश सी जो है वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। इसमें से जो एफ डैश सी है इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये डिफरेंशिएशन है। अगर मान लो फंक्शन एफ एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो चीज़ है इसको स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कहा जाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एफ डैश सी जो है वो क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। और दूसरा वाला जो आप देख रहे हैं ये जो इधर की साइड है ये क्या है, ये मैं आपको ग्राफ बना के ही समझा सकता हूँ, ठीक है। अभी हमारी मीन वैल्यू थ्योरम चल ही रही है, जब तक ये पेज पूरा भर नहीं जाता तब तक आपको मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दिया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये ग्राफ है, ठीक है। अब हम इस ग्राफ के ऊपर क्या करेंगे, दो पॉइंट लेंगे ए और बी। मान लो कि ए पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया और बी पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ। तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे नीचे से ज्वाइन कर दिया है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हम ए मान लेते हैं तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी एफ ए। और इस तरह से इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे ए कॉमा एफ ए। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, आपने रोली थ्योरम में भी इन चीज़ों को समझा है। अब अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम b मान लेते हैं तो ये वाली जो लेंथ आप देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट होगी किससे, एफ बी से। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे b कॉमा एफ बी। तो इस तरह से हमने इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या इन दोनों पॉइंट के बीच में ये जो ग्राफ है, जिस भी फंक्शन का ये ग्राफ है, ये कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तो हम ये देखेंगे कि यहाँ से लेके वहाँ तक इसमें कहीं कोई ब्रेक तो नज़र नहीं आ रहा है। तो हमें तो कोई ब्रेक नज़र नहीं आ रहा है, तो उससे साबित होता है कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम ये देखते हैं कि इस ग्राफ में ए से आगे और बी से पीछे तक कहीं कोई कॉर्नर तो नज़र नहीं आ रहा, कहीं कोई कोना तो नहीं है इसके अंदर, या फिर हर पॉइंट पर हमें यूनिक टेंजेंट मिलनी चाहिए। तो अगर हमें हर पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट मिलती रहेगी, मान लो यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ और एक यूनिक टेंजेंट मिलती है, इधर पॉइंट लेता हूँ यूनिक टेंजेंट मिलती है, तो अगर हमें हर पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट मिलती रही या फिर कोई कॉर्नर नहीं मिला इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल भी है। तो फिलहाल इसको देखने से साफ पता चलता है कि ये कंटिन्यूस होने के साथ साथ डिफरेंशिएबल भी है। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें ये बताया गया कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों है तो उस फंक्शन के ऊपर ए और बी के बीच में, ये ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट सी जरूर एग्जिस्ट करेगा जब एफ डैश सी जो है वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगा। फिर से मैं समझा देता हूँ, एफ डैश सी का मतलब ये है कि इस पॉइंट पर जो टेंजेंट खींची जाएगी उसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, पूरा नाम ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। फिलहाल ज्योमेट्रिकली एफ डैश सी का मतलब होता है जो कर्व है उसके ऊपर खींची गई टेंजेंट की स्लोप। और वैसे आप जानते हैं कि एफ डैश सी का मतलब होता है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। लेकिन ये चीज़ क्या है ये अभी तक समझ में नहीं आई। इसको समझने के लिए ये जो दो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं इनको ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह से मैंने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए यहाँ पे एक लाइन खींच दी है
और हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसी कोई भी लाइन जो किसी कर्व को क्रॉस करते हुए निकलती है उस लाइन को क्या कहा जाता है, सीकेंट कहा जाता है। ठीक है, आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ रखा होगा, आपने 10वीं में पढ़ा था कि सर्कल है, सर्कल को क्रॉस करते हुए कोई लाइन जा रही है तो उसको क्या कहा जाएगा, सीकेंट कहा जाएगा। फिलहाल यहाँ पर एक कर्व है, उसके 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन या उसको क्रॉस करते हुए जो लाइन निकलेगी उसे कहा जाएगा सीकेंट। ठीक है, तो ये सीकेंट है और इस पॉइंट पर जो हम ड्रॉ करेंगे वो क्या होगी, टेंजेंट होगी। उसे भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने पॉइंट सी से पास होते हुए जो लाइन ड्रॉ की उसको हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे, क्योंकि वो सर्कल को टच करते हुए जा रही है। एक और चीज़ है, अगर हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हो तो वो होंगे सी कोमा एफ सी। भाई जैसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए कोमा एफ ए हैं, उसके बी कोमा एफ बी हैं, तो इसके क्या होंगे, सी कोमा एफ सी। फिलहाल हमें इस चीज़ को क्लियर करना है, ये है क्या। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सीकेंट की स्लोप निकालो तो आप कैसे निकालेंगे इसकी स्लोप, y2 माइनस वाई वन एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यानी कि x2 माइनस x1। ऐसे ही तो स्लोप निकाल ली जाती है किसी भी लाइन की, 11th में सीखा था, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ऐसे करके हम किसी भी लाइन की क्या निकाल देते हैं, स्लोप निकाल देते हैं। और यही चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये जो हमने लिखा है पूरा का पूरा, ये क्या चीज़ है, तो ये है स्लोप ऑफ सीकेंट। ठीक है, तो आम भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं, पूरी जो मीन वैल्यू थ्योरम है उसको ऐसे रिपीट कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है तो ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जब स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, स्लोप ऑफ सीकेंट के। ठीक है, आप यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस कर जाओगे कि दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। और 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि जब दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम को एक बार फिर रिपीट करता हूँ, जब तक मैं पढ़ाता रहता हूँ पूरे फोकस से देखते रहा करो। ये मत सोचो कि हाँ समझ में आ गया भाग लेते हैं यहाँ से, पूरे फोकस से देखना एंड तक। तो फिर से मीन वैल्यू थ्योरम कहती है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, डिफरेंशिएबल है, तो ए और बी के बीच में ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी जहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल होगी स्लोप ऑफ सीकेंट के। ठीक है, या फिर ए और बी के बीच में ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जब टेंजेंट जो है वो सीकेंट के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप इस थ्योरम को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अपनी बुक में देख लीजिए कहाँ पर लिखी हुई है, ये आपकी बुक है, यहाँ पर ये थ्योरम है, थ्योरम नंबर 7। थोड़ा नीचे करके दिखाता हूँ। ठीक है, अपनी बुक में भी आप इसकी स्टडी कर लीजिएगा, सारी बातें आपको यही लिखी हुई मिलेंगी जो मैंने आपको बता दी। तो मीन वैल्यू थ्योरम जो है रोली थ्योरम का एक्सटेंशन है। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे अच्छी तरह से। दोनों थ्योरम एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। रोली थ्योरम क्या कहती है कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है तो एक सी एग्जिस्ट करेगा जो बिलोंग करेगा, यहीं पे देख लो, याद दिला देता हूँ, ये देखो, सी एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ डैश सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो लास्ट का जो पॉइंट होता है वो दोनों में अलग होता है। और रोली थ्योरम के लिए 3 कंडीशन होते हैं, कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। जबकि मीन वैल्यू थ्योरम के लिए 2 ही कंडीशन है बस, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। तो सी एग्जिस्ट कर जाएगा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। और इन दोनों को आप अच्छी तरह से जान चुके हैं, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये स्लोप ऑफ सीकेंट है। और एल्जेब्रिकली ये क्या चीज़ होती है, ये डिफरेंशिएशन होता है किसी भी फंक्शन का। ठीक है, तो मैंने आपको काफ़ी कोशिश की है मीन वैल्यू थ्योरम समझाने की। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और अगली जो क्लास होगी उसमें हम अगले लेक्चर में हम इस थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हैं उनको करेंगे। तब तक आप इस थ्योरम की अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा। थैंक यू।